हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। हमने कुछ 10 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, तो हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, तो आज हमारी बेसिकली क्लास नंबर 11 है, ठीक है ना। देखो, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। बच्चा बच्चा या कोई भी इंसान है, एक बड़ा आदमी भी है ना, एक जो मैन है, हम अपने जो थॉट्स होते हैं, हमारे मन में जो चल रहा होता है ना, उसको किसी के सामने अगर हमें एक्सप्रेस करना होता है तो हमें लैंग्वेज की नीड पड़ती है ना, हमें एक भाषा की नीड पड़ती है जिससे हम सामने वाले को समझा सकें या उसको बता सकें। वो लैंग्वेज होती है ना। और वो लैंग्वेज किस तरीके से टाइम टू टाइम डेवलप होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको फ्लुएंट बोलना तो नहीं आता है ना, बस रोना आता है। फिर वो रोने से लेके किस तरीके से बच्चा अपने लैंग्वेज को डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे वो बच्चा बोलना सीख जा रहा है ना। वो जो सारी चीजें हैं, रोने से जो बच्चे का बोलने तक का जो सफर है, उसी को बोला जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट आप समझ पा रहे होंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, जो बच्चा है रोने से लेके बोलने तक का जो सफर है उसका, है ना, कैसे कैसे वो बोल पा रहा है, उसी को बोला जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखो, लैंग्वेज क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, अब जब हम डोमेन्स डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा डेवलपमेंट है, एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके जब हम डोमेन्स डेवलप कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि जुड़ा हुआ है आपके ब्रेन से, है ना, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप बोल सकते हो। वो आपके जुड़ा हुआ है आपके ब्रेन से, और ब्रेन से रिलेटेड जो भी मेंटल प्रोसेस है आपकी, है ना, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, वो सब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। उसी तरीके से जो हमारा लैंग्वेज होता है ना, ये भी क्या है, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है ना। तो इट्स पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखो, जो लैंग्वेज होती है वो जुड़ी हुई थी हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से। जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन में एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर है, ठीक है। सपोज कुछ मतलब इस तरीके का ये हमारा ब्रेन, मतलब नहीं यार, ऐसा तो नहीं है हमारा ब्रेन भाई, मतलब इसको ब्रेन समझो, ठीक है ना। ये हमारा ब्रेन है, तो एक ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है और एक ये राइट हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इसमें जो ये लेफ्ट वाला जो हेमिस्फीयर है वो जुड़ा हुआ है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट से, ठीक है ना। मतलब अगर आपका ये जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर ब्रेन का है वो ठीक है ना, उसमें किसी टाइप की इंजरी नहीं है, मतलब वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी जो लैंग्वेज होती है वो टाइम के साथ अच्छी, हम कह सकते हैं, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से डेवलप हो जाएगी। बट अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इंजरी वगैरह हो गई है ना, या कोई अदर केस हो गया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। अब हमें मेन क्या समझना है, देखो, एक टर्म है इनफाइनाइट जनरेटिविटी। इनफाइनाइट जनरेटिविटी क्या होती है, कोई भी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे लेटर्स तो होते नहीं है। जैसे हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी में वी हैव 52 लेटर्स, है ना, एंड इन इंग्लिश में वी हैव 26 लेटर्स। तो जो लेटर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो जर्मन हो, है ना, चाहे वो उर्दू, चाहे फारसी, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। कुछ इस तरीके से ही होते हैं सब में लिमिटेड से लेटर, बट इन लिमिटेड से लेटर्स से हम बहुत सारे अनलिमिटेड, हम कह सकते हैं कि हम अनलिमिटेड वर्ड्स बना देते हैं ना। और फिर उन अनलिमिटेड वर्ड्स का यूज करके हम अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना देते हैं, जिसमें हम बहुत सारे रूल्स का पालन करते हैं ना, रूल्स को फॉलो करते हुए बनाते हैं सेंटेंसेस, सॉरी। जैसे कि हमें नाउन पहले रखना है या प्रोनाउन पहले रखना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, इस तरीके से। तो रूल्स को फॉलो करते हुए बनाते हैं। इसी चीज को बोला जाता है इनफाइनाइट जनरेटिविटी। तो इनफाइनाइट जनरेटिविटी क्या है कि जब आप लिमिटेड से लेटर्स से बहुत सारे अनलिमिटेड वर्ड्स बना दो, और फिर उन अनलिमिटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना दो, दैट इज इनफाइनाइट जनरेटिविटी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो आपके बर्थ के साथ ही स्टार्ट होता है। जैसे ही आप पैदा होते हो, पैदा होने के बाद आप क्या करते हो, आप रोना स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो ये आपका जो क्राई वाला पीरियड होता है, या आप ये जो रोए, यहीं से आपका, आपने ये जो क्राई करा ना,
ये क्या है, ये आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है, ये एक स्टेज है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कौन कौन सी स्टेजेस है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो ये भी एक पार्ट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, तो होपफुली आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, या हम कहें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट है। और ये जो आपका लैंग्वेज होता है वो जुड़ा हुआ है आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर से, आपका जो ब्रेन है उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट जनरेटिविटी क्या होती है, जैसे आप लिमिटेड से लेटर्स से बहुत सारे अनलिमिटेड वर्ड्स बना देते हो और फिर उन अनलिमिटेड वर्ड्स से अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना देते हो, दैट इज इनफाइनाइट जनरेटिविटी। ठीक है, और आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बर्थ के साथ है ना, आप पैदा हुए, आप रोए, वहीं से आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अगर आप नहीं रोए, है ना, ये जो रोना होता है ना, रोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बर्थ के बाद, ये माना जाता है एक गुड सिंबल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, या और भी बहुत सारे फिजिकल डेवलपमेंट के भी लिए भी जो रोना होता है ना वो गुड माना जाता है। जैसे आप रोते हो तो आपकी जो आपके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से हो पाती है ना, जो आपकी नर्व्स वगैरह होती है ना, जो आपकी सेल्स होती है वो थोड़ी सी खुलती है जब आप रोते हो। ठीक है, तो ये बात हुई। अब बात करते हैं कुछ 4 स्किल्स होती हैं, कुछ लैंग्वेज स्किल्स होती हैं 4, है ना, वो क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब कोई बंदा ये कहे कि मुझे सिर्फ पढ़ना आता है, मुझे लिखना नहीं आता, या मुझे बोलना नहीं आता, सॉरी मतलब पढ़ना आता है उसको, ठीक है, वो पढ़ के खुद ही समझ लेता है, बोल के नहीं बता पाता किसी को, तो क्या हम कहेंगे कि उसको लैंग्वेज आ गई? नहीं, वी कांट से, है ना। अगर कोई इंसान सिर्फ लैंग्वेज को सुन पा रहा है, सुन के वो समझ पा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको लैंग्वेज आती है। या कोई सिर्फ बोल पा रहा है तो भी हम नहीं कह सकते कि बंदे को लैंग्वेज आती है। कोई सिर्फ पढ़ पा रहा है तो भी हम नहीं कह सकते कि लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज हम कब कह सकते हैं कि किसी बंदे को लैंग्वेज आती है? जब उसको एक भाषा या एक लैंग्वेज वो उसको सुन के समझ भी ले, कोई बंदा उस भाषा को, ठीक है, तो समझ भी ले, वो उसको बोल भी ले, वो उस लैंग्वेज को पढ़ भी ले और वो उस लैंग्वेज को लिख भी ले, तब हम कह सकते हैं कि हाँ एक बंदे को भाषा आती है। तो कब हम कहेंगे कि एक बंदे को भाषा आती है? एक लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब लैंग्वेज कब डेवलप हो चुकी है? अगर उसको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है ना, बोलना भी आता है और सुनना भी आता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी कुछ 4 लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें जो लिसनिंग और जो रीडिंग होती है उनको बोला जाता है रिसेप्टिव स्किल्स। यहाँ पे जो लिसनिंग है और ये जो रीडिंग है इनको क्या बोला जाता है? रिसेप्टिव स्किल बोला जाता है। लिसनिंग मतलब सुनना, जब आप सुन रहे हो तो आप कुछ रिसीव कर रहे हो ना, जब कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो, तो आप कुछ रिसीव कर रहे हो ना, अपने माइंड में रिसीव कर रहे हो ना, सेट कर रहे हो, तो अधिग्रहण कर रहे हो, मतलब ग्रहण कर रहे हो, इसी को बोला जाता है लिसनिंग और रीडिंग। तो इसको क्या बोला जाता है? रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल मतलब जो हम ग्रहण करते हैं। और जो स्पीकिंग और जो राइटिंग होता है इनको बोला जाता है प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है ना, प्रोडक्टिव स्किल क्या है? जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो कुछ तो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा है ना, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये प्रोडक्टिव स्किल है। जब मैं लिख रहा हूं, है ना, मेरी राइटिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो ये दोनों है आपकी प्रोडक्टिव स्किल। और ये जो है लिसनिंग और रीडिंग, ये क्या है? ये है आपकी रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब एक चीज और मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में कि जब हम लैंग्वेज बोलते हैं या जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं लैंग्वेज के, वो ऐसा तो है नहीं कि विदाउट रूल्स बना लेते हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स लगते हैं ना। नाउन आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है ना, ऑब्जेक्ट लगाना होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो उनके लिए ना कुछ रूल सिस्टम होता है, वो 5 चीजें हैं, उन्हीं 5 को आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, डीप में। तो सबसे पहला है फोनोलॉजी। नंबर 1 इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जुड़ा हुआ है आपकी साउंड सिस्टम से। ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ है साउंड से। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो के लेटर है वो का की साउंड दे रहा है, या फिर जो सी लेटर है ना, वो भी का की साउंड दे रहा है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, है ना, तो आपके अंदर क्या है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। यही है फोनोलॉजी। जब आप किसी लैंग्वेज को, जब आप दूसरी लैंग्वेज में डिकोड करते हो, उसके जो लेटर्स होते हैं उसको आप उस लैंग्वेज में पढ़ पाते हो कि उस लैंग्वेज में क्या बोलेंगे। जैसे के को हिंदी में का बोलेंगे, सी को भी हिंदी में का बोलेंगे। ये क्या है? ये फोनोलॉजी है। जैसे आपको पता है कि के और एच ये मिलकर खा की साउंड बना रहे हैं, ये क्या है? ये फोनोलॉजी है ना, के और एच मिलकर खा बनाते हैं, नया लेटर। इसी तरीके से हिंदी में ता और प्लस र मिलके क्या बनाते हैं? त्र।
तो ये क्या है, ये फोनोलॉजी है, ठीक है ना। तो फोनोलॉजी आपको समझ में आया, जो साउंड से जुड़ा हुआ है। एक है फोनीम। फोनीम क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट साउंड जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या फिर आप जिसको तोड़ नहीं सकते, उससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो ए है, क्या आप ए को डिवाइड कर सकते हो, या इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं या उसके जो लेटर्स है, इन लेटर से छोटा तो और कुछ नहीं होता ना, है ना। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इन्हीं को बोला जाता है फोनिम। क्या बोला जाता है, फोनिम, ठीक है ना। उसी तरीके से बी सी जितने भी लेटर्स हैं आपके, और ये जो हिंदी के या इंग्लिश के या किसी भी लैंग्वेज के जो लेटर्स होते हैं उन्हीं को आप फोनिंग में काउंट करेंगे, ठीक है ना, जो कि स्मॉलेस्ट होती हैं सबसे। अब देखो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होता है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस मींस जब आपको पता है कि अलग अलग लेटर्स कौन से साउंड देंगे। अगर आपको पता है कि के जो होता है वो का की साउंड देता है, अगर आपको पता है कि सी जो है का की साउंड देता है, तो ये क्या है, इट मींस आप फोनोलॉजिकली अवेयर हो, ठीक है, आपके अंदर है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। अगर आपको पता है कि सेम लेटर कब अलग अलग साउंड देते हैं, बहुत सारे केस होते हैं ना जब एक ही लेटर अलग साउंड देता है, जैसे जो सी होता है वो का की साउंड भी देता है, और जो सी होता है वो सा की साउंड भी देता है। तो अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो वो क्या है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। जैसे देखो, जैसे मैं लिखता हूं, मान लो मैं लिखता हूं कैट, यहां पर ये जो सी है ये का की साउंड दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं यहां पे सेल, यहां पे ये जो सी है ये सा की साउंड दे रहा है, ठीक है ना। तो जो सी को, मतलब जो इस चीज को समझ पा रहे हो कि यहाँ पे सी जो है वो का की साउंड देगा और यहाँ पे सी जो है वो सा की साउंड देगा, इट मींस यू आर फोनोलॉजिकली अवेयर, ठीक है ना, आपके अंदर है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो ये बात किसकी हुई, ये हुई फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की। अगर आपको पता है कि कब दो लेटर्स मिलके अलग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, है ना, जैसे के और एच को हम जब कंबाइन करेंगे खा बनेगा, के का की साउंड देता है, एच हा की साउंड देता है, ठीक है ना। तो जब हमें नए वर्ड्स बनाने होते हैं उनके लिए हमें नए लेटर्स भी चाहिए होते हैं। नए लेटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम कोई नया लेटर खुद से थोड़ी बनाएंगे, मतलब कंबाइन करके बनाएंगे। जितने लेटर्स हैं हमारे पास ऑफिशियली उन्हीं को प्लस करके, है ना, हम क्या करेंगे, नए लेटर बनाएंगे या फिर हम नए वर्ड्स बनाएंगे। इसी को बोला जाता है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो ये पहला सिस्टम है फोनोलॉजी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फोनोलॉजी क्या है, ये आपके साउंड से जुड़ा हुआ है। जब आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा लेटर है, कौन सी साउंड देगा, कब उनको कंबाइन करके एक नया लेटर बनेगा, है ना, या किस केस में जो सेम लेटर है वो अलग अलग साउंड देगा। तो ये हमने समझा फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। और फोनीम क्या है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की, जैसे लेटर जो हो गई, ठीक है, ए बी सी या का खा गा, तो इट्स फोनोलॉजी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, ये जुड़ा हुआ है वर्ड्स के साथ, ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ है आपकी वर्ड्स के साथ। जैसे देखो, हेल्प एक वर्ड है, ठीक है, उसके अंदर हम ER प्लस करके एक हमने नया वर्ड बना दिया। ये वर्ड तभी कहलाएगा जब ये मीनिंगफुल है ना। देखो हेल्प प्लस ER, ये मीनिंगफुल है, हेल्पर बन गया। हेल्प का भी मतलब है, हेल्प मतलब मदद, हेल्पर मतलब मदद करने वाला, तो दोनों का मीनिंग है, इट मींस दोनों वर्ड है, ठीक है, ये फोनोलॉजी है। हेल्प में हमने ED जोड़ दिया। हेल्प मतलब अगेन मदद करना, हेल्प मतलब ये वर्ब की सेकंड में थर्ड फॉर्म आ गई है ना, पास्ट में जो हो चुका है। हेल्प मतलब मदद किया, है ना, मदद कर दी, इसको बोला जाता है फोनोलॉजी। आवश्यक प्लस था, आपने ये दो वर्ड जोड़ के, है ना, दो शब्द को जोड़ा और एक नया शब्द बनाया जिसका अपने आप में एक मतलब है, एक अर्थ है, इसको क्या बोला जाता है, मॉर्फोलॉजी। आप देखो यहां से एक टॉल अपने आप में एक शब्द है, इसका मतलब है, ठीक है। ED हमने यहां पे जोड़ दिया, इसने नया वर्ड बना दिया। बट जब हमने टोल्ड में ED जोड़ा तो ये बन गया टोल्ड। क्या टोल्ड का कोई मतलब होता है, नहीं होता है, टोल्ड का तो कोई मतलब नहीं होता है ना। तो इट मींस अगर आपके अंदर ये वाली चीज है, अगर आप वर्ड के साथ नया वर्ड बना पा रहे हो, अगर आप सही चीजों को जोड़ के, सही लेटर्स को जोड़ के, इट मींस आप फोनोलॉजिकली अवेयर हो। अगर आप गलत चीजों को, मतलब गलत लेटर्स को जोड़ के ऐड कर पा रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, फिर तो ऐसे ही लेटर आएगा। अगर आपने गलत कुछ ऐड ऑन कर दिया तो फिर वो ऐसा लेटर बन जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो वो मॉर्फोलॉजी नहीं कहलाएगा, मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं होगी आपके अंदर, ठीक है ना। इट मींस जैसे अनरीडेबल, देखो यहाँ पे अन का भी मतलब है, रीड का भी मतलब है, एबल का भी मतलब है ना, और अनरीडेबल एक नया वर्ड बन गया, तो ये क्या है, ये है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है, सेम जैसे फोनोलॉजी में था उसी तरीके से इसका देखो। अगर
आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि जो नया लेटर बना रहे हैं हम, मतलब जो नया लेटर बना, हमने कुछ ऐड करा उसमें, अगर वो लेटर सही है ना, तो इट मीन्स यू आर फोनोलॉजिकली अवेयर। अगर आपको पता है कि हाँ वो वर्ड गलत है, तब भी आप फोनोलॉजिकली अवेयर हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि कब हमें वर्ड्स कंबाइन करने हैं, आप जानते हो कि कौन से वर्ड्स को कंबाइन करना है ना, तो आप फोनोलॉजिकली अवेयर हो। हम कह सकते हैं कि हाँ आपके अंदर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की। अब मॉर्फिन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, मीनिंग की जो सबसे छोटी यूनिट है। जैसे यहाँ पे जो हेल्प है, ये क्या है? ये है मॉर्फिन, ठीक है ना। हेल्प, मॉर्फिन। टोल क्या है? मॉर्फिन। तो मॉर्फिन समझ में आया, जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। यहाँ पर ये जो अन है, ये अन भी मॉर्फिन है। यहाँ पर ये जो रीड है, ये भी मॉर्फिन है ना। और ये जो एबल है, ये भी मॉर्फिन है, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? मीनिंगफुल है, और तीनों का अपना अपना मीनिंग है। अगर अन में से मैं इसको और छोटा करना चाहूं, देखो ये जो अन है, इसका मतलब है अन नोट के लिए हम यूज करते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे इसको कट कर दूं, सिर्फ यू को कर दूं, क्या इसका कोई मीनिंग है? ये लेटर है, इसका कोई मीनिंग तो नहीं है, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम फोनीम बोल सकते हैं, बट लेकिन इसको हम मॉर्फिन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये फोनीम तो हम इसको कह सकते हैं, बट इसको हम मॉर्फिन नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की, वो तो ठीक है, बट ये वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, ठीक है ना, मीनिंगफुल वर्ड की यूनिट नहीं है। तो ये बात हुई किसकी? मॉर्फिन की। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। सेकंड, अब आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड है हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स जुड़ा हुआ है ऑर्डर से, या जो स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस का, उससे जुड़ा हुआ है, वर्ड्स का स्ट्रक्चर। ध्यान से समझना। देखो ऑर्डर कैसे मायने रखता है, या स्ट्रक्चर कैसे मायने रखता है। जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल, और ये जो सामने लिखा हुआ है, ये बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में, प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में है ना। इसको आप ध्यान से समझ ले। राम इज गोइंग टू स्कूल, जैसे ये सेंटेंस है। अब देखो यहां पर राम जो है, ये नाउन है ना, ये पहले आना चाहिए था। इज हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके बाद आता है हमेशा। फिर हमने लगाया गोइंग, ये वर्ब है। फिर हमने टू स्कूल लगाया, अब ये ऑब्जेक्ट है। ये तो देखो ठीक है ना। यहां पे सारे वर्ड्स भी ठीक है। यहां पे देखो ये गोइंग, गोइंग पहले आ गया। गोइंग एक वर्ड तो है ना, ये मीनिंगफुल है गोइंग। स्कूल भी अपने आप में मीनिंगफुल है, राम भी मीनिंगफुल है, इज टू, ये सारे ही मीनिंगफुल तो हैं। बट जब हम इसको इस स्ट्रक्चर में रखेंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। गोइंग, स्कूल, राम, ये एक तरीके से जंबल है ना, पजल्ड है ये। तो ये सेंटेंस इसको हम नहीं कह सकते। ये सिंथेटिकली क्या है? इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है। इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? सिंथेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। सिंटैक्स क्या है? जुड़ा हुआ है वर्ड्स के ऑर्डर के साथ, कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड पहले आना है। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, है ना, या उसके बाद फिर हम क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये एक ऑर्डर होता है। तो अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, तो आपके अंदर क्या है? सिंथेटिक अवेयरनेस है, ठीक है ना। इफ यू नो वेयर नाउन वर्ब ऑब्जेक्ट इज टू बी पुट इन सेंटेंस, अगर आपको पता है कि सेंटेंस में कब नाउन, मतलब कहां पे नाउन रखना है, कहां पे हेल्पिंग वर्ब रखनी है ना, कहां पे ऑब्जेक्ट रखना है, तो इट मींस यू आर सिंथेटिकली अवेयर। ये आप कह सकते हो कि हाँ आपके अंदर है सिंथेटिक अवेयरनेस। अगर आपको पता है कि कौन सा ऑर्डर होना चाहिए वर्ड्स का सेंटेंस में, है ना, अगेन ये दोनों एक ही लाइन है, ठीक है ना, तो इट मींस आपके अंदर है क्या? है सिंथेटिक अवेयरनेस। तो ये हुई बात सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या है? ये वर्ड्स के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। कहां पे हमें मतलब ऑर्डर हमें ध्यान रखना है, कब क्या यूज करना है, कहां पे हमें सब्जेक्ट रखना है, कहां पे वर्ब रखना है, कहां पे हमें प्रोनाउन रखना है, कहां पे ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। ये बात हुई सिंटैक्स की। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें फोर्थ रूल देखो क्या है। ये हम लैंग्वेज सिस्टम का जो रूल सिस्टम है ना, उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ सिमेंटिक्स पे। सिमेंटिक्स क्या है? ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस के साथ जुड़ा हुआ है। मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्या होता है? देखो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में डिफरेंस होता है, बट लोग इसको सेम काउंट करते हैं। देखो सिंटैक्स में क्या है? सिंटैक्स में ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कब सब्जेक्ट रखना है, कब ऑब्जेक्ट रखना है, मतलब किस ऑर्डर में रखना है, कहां पे सब्जेक्ट, कहां पे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
अब यहाँ पे सिमेंटिक्स में क्या है, मीनिंगफुल बनना चाहिए, सेंस बनना चाहिए। जैसे कि जिसके लिए हमें कुछ ग्रामर रूल्स लगाने होते हैं, ठीक है ना। ये जो सिमेंटिक्स होती है कभी कभी हमें ग्रामर रूल्स बताते हैं और कभी कभी हमें कौन बताता है, कुछ कुछ कॉमन सेंस भी बताते हैं, ठीक है। वो कैसे बताते हैं, ठीक है, देखो जैसे कि आई गोड टू स्कूल, क्या ये सेंटेंस सही है? आई गो टू, देखो ये वाला सेंटेंस तो ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, यहां पे ये सेंटेंस ठीक है। आई गो टू स्कूल, देखो यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट है आई, ठीक है, वर्ब की जगह पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट है, इसका ऑर्डर तो बिल्कुल सही है, बट यहां पर ये जो वर्ब की फॉर्म है इसने गलत कर दिया, है ना। तो यहां पर क्या है, सिमेंटिक्स एरर है, सिमेंटिक्स की एरर है, ठीक है ना। आई गो टू अगर स्कूल होता तब हम इसको कह सकते थे कि हाँ सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, बट यहाँ पे ये जो गॉड वर्ड है इसने क्या कर दिया, इस सेंटेंस को बिगाड़ दिया या इस सेंटेंस को खराब कर दिया, इसका अर्थ खराब कर दिया। ये उसी तरीके से ये तो हुए, देखो कुछ ग्रामर रूल्स हमें बताते हैं कहाँ पे हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, ये बात आपको समझ में आई। कुछ होते हैं कॉमन सेंस भी, जैसे माई साइकिल इज सिक, मेरी साइकिल बीमार है, आप कॉमन सेंस लगाओ, क्या ये सेंटेंस ठीक लग रहा है आपको? मेरी साइकिल पंचर हो गई है, ऐसा तो हम कह सकते हैं ना, या मेरी साइकिल का कुछ टूट गया है, लेकिन हम उसको बीमार तो नहीं कह सकते ना। जो सिक वर्ड है वो हम एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं या फिर एक ह्यूमन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये देखो जो सिमेंटिकली एरर है, यहां पे ये जहां पे सब्जेक्ट आना था सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट है, वर्ब की जगह पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट है, बट यहां पर ये जो एरर है वो किस चीज की है, वो सिमेंटिक्स की एरर है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में क्या डिफरेंस है, सिंटैक्स ऑर्डर की बात करता है, बट जो सिमेंटिक्स होता है वो मीनिंगफुल सेंटेंस की बात करता है, मतलब जो कॉमन सेंस जो ग्रामर रूल्स होते हैं ना उसके हिसाब से देखना होता है हमें। देखो एक और एग्जांपल, मैंने चाय खा ली, मैंने शब्द है अपने आप में, ये सारे अपने आप में शब्द है, जिस ऑर्डर में आने चाहिए उस ऑर्डर में लगे हुए हैं, लेकिन खाया तो नहीं जाता ना भाई चाय को, चाय को खाया तो नहीं जाता, चाय को पिया जाता है ना। तो खा की वजह से ये गलत हो गया, ये खा क्या है, सिमेंटिक्स की एरर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, आई एट टी, मैंने चाय खा ली, अगेन है ना, यहाँ पे एट की वजह से जो गलत हो गया। तो सिमेंटिक अवेयरनेस क्या है, सिमेंटिक्स को अगर आप समझ पा रहे हैं, है ना, मैं पेन से लिखता हूं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं लड़का हूं, मैं लिखता हूं, मैं ये बोल रहा हूं तब तो ठीक है। अगर एक लड़की बोल रही है कि मैं पेन से लिखता हूं, तब हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, और ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जो बंगाल के साइड होते हैं ना, साउथ इंडियंस में, वो ता को मतलब लड़के लड़की का जो वो जो होता है ना सेंटेंस में, ताते ही उनका खत्म हो जाता है, वो लड़का भी लिखता है लड़की भी लिखता है, लड़का भी खाता है लड़की भी खाता है ना, इस तरीके से। तो वो कल्चर का फर्क पड़ सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो सिमेंटिक्स को अगर आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना, तो इट मीन्स यू आर सिमेंटिकली अवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा पांचवा सिस्टम है, जो हमारा लैंग्वेज सिस्टम का जो हम रूल पढ़ रहे हैं ना, पांचवा है ये। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स जुड़ा हुआ होता है सिचुएशन से, ठीक है, या मैनर्स के साथ। इसका एग्जांपल देखना, इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लो आपके पास पेन है, ठीक है, या आपके पास कोई भी आइटम है, आपने रख दिया उस आइटम को चेयर पे, ठीक है, उस आइटम को आपने चेयर पे रख दिया, और आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए, मान लो आप वॉशरूम चले गए या अपना पानी का ग्लास लेने चले गए, ठीक है ना। उतने में जब आप वापस आके देखते हो, आपने पेन रखा हुआ था चेयर पे और आपके पापा जी आके बैठ गए, ठीक है। और दूसरा केस, आपका भाई आके बैठ जाता है, मान लो पहले आपका भाई आके बैठ गया उस चेयर पे, ठीक है, आपका पेन टूट गया, तो आप क्या बोलोगे, तेरे को दिखाई नहीं दिया है मेरा पेन तोड़ दिया तूने, आप ऐसे बोलोगे। लेकिन अगर आपके पापा आके उसी पेन पे बैठ जाए हैं और उनकी वजह से टूट जाए, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि तेरे को दिखाई नहीं दिया, तूने मेरा पेन तोड़ दिया? नहीं बोल सकते ना आप, है ना, क्योंकि वो बड़े हैं, आप मैनर्स भी वहां पे शो करने हैं। तो वहां पे आपने जो लैंग्वेज में जो चेंज आया है ना, तूने तेरे को दिखाई नहीं दिया, आप पापा को ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये क्या है, ये है प्रैग्मेटिक्स। ये क्या है, ये प्रैग्मेटिक्स है, ठीक है ना, ये क्या है, ये प्रैग्मेटिक्स है। उसी तरीके से मान लो जैसे लड़ाई हो रही होती है,
है ना, एक जनरल कम्युनिकेशन का तरीका क्या होता है, पहले मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, है ना, या आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, एक बंदा बोलेगा दूसरा सुनेगा। बट जब लड़ाई होती है तो ना बोलने वाला सुनता है ना सुनने वाला मतलब दोनों ही बोल रहे होते हैं उस केस में, है ना वो इसकी सुनता ना ये उसकी सुनता, दोनों बोलते रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने जो रूल होता है एक सुनने का एक बोलने का वो तोड़ दिया, है ना। तो वहां पे भी डिफरेंस आ गया ना सिचुएशन की वजह से। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रैग्मेटिक्स। तो प्रैग्मेटिक्स आपको समझ में आया, आप किस सिचुएशन में किससे किस तरीके से बोलते हैं, दैट इज प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, तो ये कुछ 5 हमारे जो है ना रूल सिस्टम थे जिनको समझना इंपॉर्टेंट था, और मैंने आपको समझा भी दिया ना, आपको होपफुली समझ भी आ गया होगा। जो हमने सबसे पहले पढ़ा फोनोलॉजी, फोनोलॉजी आपके साउंड से जुड़ा हुआ है। अगर आप समझ पा रहे हो कि कौन सा लेटर कौन से साउंड दे रहा है ना, वो फोनोलॉजी है, आपके अंदर है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फिर हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, वो वर्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो कि कब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स मिलके एक नया वर्ड बना रहे हैं, आप उसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर पा रहे हो, दैट इज मॉर्फोलॉजी, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिंटैक्स पढ़ा। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ऑर्डर है या स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, किसका, वर्ड्स का सेंटेंस में, जैसे कि कहां पे सब्जेक्ट लगाना है, कहां पे ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ये क्या चीजें हैं, सिंटैक्स। सिमेंटिक्स क्या है, ऑर्डर, ठीक है, बट अगर सेंस नहीं दे रहा है, वहां पे कोई सिमेंटिकली एरर है, जैसे मैं चाय खा ली, है ना, तो चाय की तो पी जाती है, तो जो खा है उसने गलत कर दिया, तो वो क्या है, सिमेंटिक की एरर है। उसके बाद हमने प्रैग्मेटिक्स देखा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, है ना, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, जो आपका बोलने का तरीका होता है उसको बोला जाता है प्रैग्मेटिक्स।